हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं कुमार हीरो सर। आज मैं आप लोगों को 3D चैप्टर यानी कि त्रिविमीय ज्यामिति में आज आपको हम बताएंगे उसके फार्मूला के बारे में। और एक एक फार्मूला को हम आपको बहुत ही आसान मेथड से समझाएंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा और आपको याद कराने का ऐसा ट्रिक भी बताएंगे जिससे कि आप आसानी से याद कर सकें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा फार्मूला है वो सबसे ज़्यादा कीमती है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल तो डायरेक्ट आपका एक नंबर फार्मूला से ही बन जाएगा। और अगर आपको फार्मूला याद रहता है तो आप आसानी से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग फार्मूला को बहुत अच्छा से समझेंगे और इसको याद भी कर लेंगे, और हम तरीका जो बताएंगे उससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन, मतलब रेखा का दिक कोसाइन। ये दिक कोसाइन आपको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक नंबर का सवाल तो आपको डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक कोसाइन से निश्चित रूप से परीक्षा में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो देखिए पहले होता क्या है डायरेक्शन कोसाइन, उसके बारे में पहले समझिए। इफ ए लाइन मैक्स एंगल्स अल्फा बीटा गामा विथ द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, देन एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, m इज इक्वल टू कॉस बीटा और n इज इक्वल टू कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। यानी कि अगर कोई रेखा एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बनाता है तो l बराबर कॉस अल्फा, m बराबर कॉस बीटा और n बराबर कॉस गामा को रेखा का दिक कोसाइन कहते हैं या कहलाता है। फिर से इस बात को समझिएगा कि अगर मान लीजिए कि आप एक्सिस देखिएगा गौर से, मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है। ये सपोज कीजिए कि ये एक लाइन है यानी एल है। ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा का कोण बनाता है, वाई एक्सिस के साथ बीटा डिग्री का कोण बनाता है और जेड एक्सिस के साथ गामा डिग्री का कोण बनाता है। तब हम कहेंगे कि एल बराबर कॉस अल्फा को और m बराबर कॉस बीटा को और n बराबर कॉस गामा को रेखा का दिक कोसाइन कहेंगे। ठीक है, ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डायरेक्शन कोसाइंस किसको बोलेंगे। तो एल एम एन को शॉर्ट में, और एल बराबर क्या लिखेंगे कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा और एन बराबर कॉस गामा। जहां पर अल्फा बीटा गामा का मान अगर आपको दिया गया रहे तो आप आसानी से डायरेक्शन कोसाइन या दिक कोसाइन निकाल सकते हैं। अब नोट में आपको याद रखना है कि एल एम एन तीनों में एक ऐसा कौन सा रिलेशन है जो फार्मूला आपसे एक नंबर का बनता है यहाँ से। तो आप याद रखेंगे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना 1। यहाँ से आपका डायरेक्ट परीक्षा में कई बार पूछा गया था कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर व्हाट, या डॉट 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 करके आपको बताना था। तो आप याद रखेंगे कि इसका मान क्या होता है 1 होता है। तो इस तरह से आपका एक नंबर यहाँ से बनेगा। ठीक है, और एल का मतलब आप इसे देख सकते हैं कॉस अल्फा रख सकते हैं, और एम का मतलब कॉस बीटा और एन का मतलब कॉस गामा। तो एक नया फार्मूला भी आप इसे निकाल सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक नंबर बन जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला फार्मूला की तरफ देखते हैं। अगला फार्मूला देखिएगा गौर से, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन। रेखा का दिक अनुपात क्या होता है, रेखा का क्या होता है दिक अनुपात क्या होता है, उसके बारे में समझते हैं। एनी 3 नंबर्स ए बी सी, कोई 3 गो नंबर्स ले लीजिए ए बी सी, और प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन रेस्पेक्टिवली इफ ए लाइन आर कॉल्ड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। मतलब कि ए बी सी जो है वही रेखा का, देखिए गौर से देखिएगा, रेखा के दिक कोसाइन अगर एल एम एन है के समानुपाती संख्याओं क्रमशः ए बी सी को रेखा का दिक अनुपात कहा जाता है या कहलाता है। आप इसको याद कैसे रखेंगे, तो आप सीधी सी बात समझिए। एलिमेंट के बारे में तो आप लोग यहाँ समझ गए कि एलिमेंट क्या है, तो दिक कोसाइन है, और ए बी सी क्या है, तो दिक अनुपात है यानी डायरेक्शन रेशियोज है। तो ये क्या होता है, दोनों में क्या रिलेशन है कि दोनों समानुपाती होता है, मतलब एल बाई ए बराबर होता है एम बाई बी बराबर होता है एन बाई सी बराबर लैम्डा, और इसको हम लोग कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, यानी कि आप याद रखें, ऐसे सवाल आ सकता है कि दिक अनुपात और दिक कोसाइन में क्या संबंध है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं एल बाई ए बराबर एम बाई बी बराबर एन बाई सी। ठीक है, जहां पर एलिमेंट क्या है तो दिक कोसाइन है और ए बी सी क्या है तो दिक अनुपात है। यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में समझते हैं। देखिएगा
सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में आपको फॉर्मूला ही है, बस इसको समझना है कि इसी से हमको निकलेगा। पहले हम लोग दो चीज़ अभी समझ गए हैं, डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस। अब हम लोग समझते हैं नंबर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। इफ ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन देन इट्स डायरेक्शन कोसाइंस आर, यानी एक रेखा का दिक अनुपात ए बी सी है। रेखा का दिक अनुपात कितना है? ए बी सी है, तो इस रेखा का दिक कोसाइन क्या होगा? ये सवाल आपसे ऐसे रहेगा कि अगर कोई रेखा है जिसका दिक अनुपात ए बी सी है तो उसका दिक कोसाइन क्या होगा? तो आप याद रखेंगे एल बराबर ए बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम बराबर बी बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर एन बराबर सी बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इस तरह से अगर आपको ए बी सी पता हो, मतलब दिक अनुपात पता हो, तो आप दिक कोसाइन आराम से इस फॉर्मूला में रख कर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्टिव सवाल अगर आता है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अगर पूछा जाता है तो फॉर्मूला बता सकते हैं। लेकिन अगर एक नंबर का क्वेश्चन अगर इससे पूछ दिया जाए कि अगर दिक अनुपात 2 3 4 है तो उसका दिक कोसाइन ज्ञात करें, तो आराम से इस फॉर्मूला में रखिए, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग दूसरा फैक्ट देखते हैं। देखिएगा 2 नंबर कि वेक्टर आर बराबर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, अगर कोई वेक्टर इस टाइप का है तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा? मतलब अगर कोई वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप है तो कहेगा कि इसका दिक अनुपात बताइए। तो दिक अनुपात बताइए मतलब डायरेक्शन को रेशियोज पूछ रहा है, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा? ए बी सी होगा। समझ में आया ना कि अगर इस टाइप का कोई वेक्टर है तो इसका दिक अनुपात क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ यहाँ से ए उठाइए, यहाँ से बी उठाइए और यहाँ से सी उठाइए और यही इसका दिक अनुपात होगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब अगला फॉर्मूला पर चलते हैं। देखिएगा 3 नंबर, लेट मान लीजिए कि पी क्यू बी ए लाइन ज्वाइनिंग पी एंड क्यू। मान लीजिए कि आपके पास एगो पॉइंट पी है और एक पॉइंट क्यू है, और पहला पॉइंट यहाँ पर है x1 y1 और z1, ठीक है, और दूसरा पॉइंट आपको दिख रहा है x2 y2 और z2। और तब क्या कहेगा? 2 बिंदु आपको दे दिया जाएगा। देखिएगा ध्यान से, 2 बिंदु दे दिया गया और तब आपसे पूछेगा कि डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा, फिर आपसे पूछेगा कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। ठीक है, तो पहले आप समझिए डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा। तो आप डायरेक्शन रेशियोज आराम से निकाल लीजिएगा, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। फिर से समझिएगा, डायरेक्शन रेशियोज पूछेगा, अगर 2 बिंदु पता रहेगा तब क्या होगा? x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो आराम से आप इस फॉर्मूला में रख कर मान निकाल सकते हैं। अब यही अगर आपसे डायरेक्शन कोसाइन पूछे तो आप डायरेक्ट इस तरह से निकाल सकते हैं, x2 माइनस x1 बटा पी क्यू कॉमा y2 माइनस y1 बटा पी क्यू कॉमा z2 माइनस z1 बटा पी क्यू। अब बटा में पी क्यू कहाँ से आया है? तो क्योंकि हम p और q का डायरेक्शन कोसाइन निकाल रहे हैं तो आपको पी क्यू निकालना होगा, मतलब p और q के बीच का दूरी निकालना होगा। तो दूरी का फॉर्मूला आप यह इस्तेमाल कर सकते हैं कि रूट अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर। इसी को आप उलट के भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज कब निकाल सकते हैं? जब 2 बिंदु पता रहेगा तब। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 देखिएगा गौर से कि पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, मतलब संरेख है, मतलब बिंदु ए बी सी संरेख कब होगा? जब यदि इफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी सी, मतलब ए बी का जो डायरेक्शन रेशियो होगा और बी सी का जो डायरेक्शन रेशियो होगा उसका वह समानुपाती होगा। तब हम क्या कहेंगे कि जो हमारा ए बी सी है वह कोलिनियर है। और ये टॉपिक पर आपका सवाल 5 नंबर के एक साल पूछा गया था कि 4 पॉइंट्स दे दिया गया और ए बी निकाला गया, मान लो कि यहाँ पर सी डी निकाला गया और दोनों का पूछा गया कि कोलिनियर है, सिद्ध करें। तो ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकालते, फिर सी डी का निकालते और दोनों का अगर समानुपाती आ गया तो कहेंगे कि वह संरेख है। ठीक है, तो इस टाइप पर हम क्वेश्चन भी देखेंगे। पहले हम लोग फार्मूला को समझ लेते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला देखिएगा, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, 2 रेखाओं के मध्य कोण, यानी 2 रेखा अगर आपको पता हो तो दोनों के बीच का कोण कैसे निकालेंगे, इस बात को हम लोग समझेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, आखिर रेखा में हमें क्या पता होगा तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। 2 lines whose direction cosines are L1 M1 N1 and L2 M2 N2, मतलब समझिएगा ध्यान से कि 2 रेखा है और जिसका दिक कोसाइन, सुनिएगा ध्यान से, दिक
कोसाइन देले है L1 M1 N1 और एगो है L2 M2 N2, दूगो रेखा है और दोनों का डायरेक्शन कोसाइन दे दिया। और तब कहेगा कि दोनों के बीच का कोण निकालिए, कॉस थीटा बराबर आप याद रखिएगा मोड L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, इतना याद रखिएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, इस सब का मान रखिएगा क्योंकि आपको दूगो तो दे ही देगा दोनों डायरेक्शन को साइन, और इसमें मान रखिए, आराम से आप थीटा का मान निकाल सकते हैं। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसी फॉर्मूला से हम दो निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहला कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर थीटा का मान 0 डिग्री आया तो कॉस कितना डिग्री का मान, कॉस 0 का मान कितना होता है 0, कॉस 0 का मान तो 1 होता है। अगर यहाँ थीटा का मान 0 डिग्री आ जाए तो वो कॉस 90 का मान कितना होता है, आपको याद है ना, कॉस 0 का मान 1 होता है और कॉस 90 का मान 0 होता है। तो यहाँ पर अगर दूगो रेखा जो है, मान लीजिए कि आपका ये पहला रेखा है और ये आपका दूसरा रेखा है, ठीक है, ये आपका पहला रेखा और ये आपका दूसरा रेखा है। अगर ये दोनों कहा जाए कि लंब है, ध्यान दीजिएगा यही फॉर्मूला आपका काम का चीज़ है कि L1 अगर L2 पर लंब है तो क्या होगा L1 प्लस L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 बराबर 0। अब क्यों 0, क्योंकि आप गौर से देखिए यहाँ cos थीटा होता है और cos 90 का मान 0 होता है, तो इस तरह से आपका इतना बराबर किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। तो आपसे सवाल कैसे आपको याद रखना है कि कहा जाएगा कि दूगो रेखा है दोनों लंब है तो क्या होगा, तो आपको इस कंडीशन को याद रखना है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0, ठीक है। अब यही चीज़ कहा जाएगा कि दूगो रेखा है और दोनों समानांतर है, पैरेलल है, तो समानांतर का कंडीशन क्या होगा, तो इस तरह से आप याद रखेंगे L1 बटा L2 बराबर M1 बटा M2 और बराबर N1 बटा N2, ठीक है। तो ये किसके लिए है, समानांतर के लिए है, और ये किसके लिए है, तो लंब के लिए यानी कि परपेंडिकुलर के लिए। अब हम लोग आते ही तो डायरेक्शन कोसाइन की बात था, तो अब आपको याद किस में रखना है, तो डायरेक्शन रेशियोज में ज़्यादा याद रखना है। तो देखिए अगर टू लाइन्स हुज डायरेक्शन रेशियोज मतलब दिक अनुपात, रेशियोज मतलब क्या होता है, दिक अनुपात। मान लीजिए कि दूगो रेखा है जिसका दिक अनुपात A1 B1 C1 और A2 B2 C2 है। फिर से समझिएगा, दूगो रेखा है जिसका दिक अनुपात कितना कितना है A1 B1 C1 और A2 B2 C2 है। और तब आपसे कहा जाएगा कि दोनों के बीच का कोण निकालिए, कोण मतलब एंगल, तो cos थीटा बराबर यूज करेंगे मोड A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अब बटा रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, फिर रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला तो बड़ा सिंपल है, आप याद रख सकते हैं, ऊपर में गुना है और नीचा में रूट अंडर, ठीक, पहला का रूट अंडर फिर दूसर का रूट अंडर। अब इसी से हम दूगो कंडीशन और निकालेंगे, क्या कि अगर लंब होगा तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, दिक अनुपात पता होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0, और अगर यही समानांतर होता है A1 बटा A2 बराबर होगा B1 बटा B2 बराबर होगा C1 बटा C2, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हमें लगता है बहुत ही अच्छा से। तो इस फॉर्मूला को आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव सवाल और सब्जेक्टिव सवाल यहीं से पकड़ाएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, अंतरिक्ष में सरल रेखा के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट ए एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर बी, मतलब समझिएगा कि दिए गए बिंदु ए से जाने वाली, मतलब एगो बिंदु ए से जाने वाली तथा दिए गए सदिश बी के समानांतर रेखा का समीकरण क्या होता है। मतलब को ध्यान से समझिएगा, देखिए यहाँ पर एगो पॉइंट है और इस पॉइंट से ये रेखा जा रहा है जिसका नाम एल लिए है, ठीक है, और किसके समानांतर है, इस वेक्टर बी के इस समानांतर है। तो बताना है कि इस रेखा का समीकरण क्या होगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, एक बिंदु से जाने वाली तथा वेक्टर बी के समानांतर रेखा का समीकरण आपसे पूछेगा कि एगो बिंदु दे देगा और एगो वेक्टर दे देगा और कहेगा कि इस बिंदु से जाना चाहिए और इस बी के समानांतर होना चाहिए, तब रेखा का समीकरण बताइए। तो इसका दूगो टाइप होगा, जब भी होगा तो कैगो टाइप होगा, दूगो टाइप होगा, एगो वेक्टर रूप में होगा और एगो कार्टेशियन रूप में होगा, मतलब सदिश रूप में और कार्तीय रूप में। आप दोनों रूप याद रखेंगे। पहला वेक्टर रूप में क्या होगा, तो वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, क्या होगा, फिर से देखिएगा, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, जहां ए कहां से आएगा, तो ए आएगा ओए वेक्टर से, मतलब इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, इस पॉइंट का क्या, पोजीशन वेक्टर से, ठीक है। अब इसी का कार्तीय रूप क्या होता है, इसी रेखा का समीकरण कार्तीय रूप में होगा
x माइनस x1 बटा a बराबर y माइनस y1 बटा b बराबर z माइनस z1 बटा c, जहां पर x1 y1 z1 क्या है तो पॉइंट है, x1 y1 z1 एक पॉइंट है। यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये बात आप जरूर याद रखेंगे कि अगर एगो बिंदु से और एगो रेखा से समानांतर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा सदिश रूप में, तो वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। कार्तीय रूप में क्या होगा तो x माइनस x1 बट्टा a बराबर y माइनस y1 बट्टा b बराबर z माइनस z1 बट्टा c। तो हमें लगता है यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिएगा 2 नंबर की इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, जहां पर याद रखिएगा ये जो आपको लिखा गया था ना ABC, देख लीजिएगा ध्यान से, ABC क्या था तो याद रखिएगा ABC दिक डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर B, मतलब दिक अनुपात था, ठीक है। उसके लिए अब हम लोग इसको देखते हैं। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, पॉइंट A एंड पॉइंट B, मतलब समझिएगा ध्यान से, दो दिए बिंदुओं A और B से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। मतलब क्या कि आपको एगो पॉइंट यहाँ है और एगो पॉइंट यहाँ B है, तो पॉइंट A और पॉइंट B मतलब बिंदु A और बिंदु B से जाने वाली जो रेखा आपको दिख रहा है L, इसी रेखा का समीकरण आपको निकालना है। तो इस समीकरण का सूत्र क्या होता है पहले हम लोगों को जानना होगा। तो देखिए कि दो जब बिंदु पता हो और तब दोनों बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण पूछा जाए तो वेक्टर रूप में और एक फिर कार्टेशियन रूप में होगा, मतलब सदिश रूप में और कार्तीय रूप में। तो सदिश रूप में होगा वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर b माइनस वेक्टर a, जहां पर b और a कहां से निकलेगा तो OA से निकलेगा a वेक्टर और OB वेक्टर से वेक्टर b निकलेगा, मतलब इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर से A निकलेगा और इस पॉइंट से पोजीशन वेक्टर से वेक्टर B निकलेगा। पोजीशन वेक्टर मतलब स्थिति सदिश, जो आप वेक्टर में पढ़े होंगे। तो आप कैसे याद रखेंगे इसको वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर b माइनस वेक्टर a, ठीक है। अब इसी का कार्तीय रूप क्या होगा देख लीजिए थोड़ा सा ध्यान से, x माइनस x1 बटा x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बटा y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 बटा z2 माइनस z1। देखिए ये जो आप रेखा का समीकरण पढ़े हैं ये ऐसा ही है, बस खाली नीचा में डायरेक्शन रेशियो लग गया है। तो ऊपर तो सेम है ना, ऊपर सेम है, बस नीचे आपको याद रखना है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, जहाँ x1 y1 z1 ये सब क्या है तो पॉइंट है, कहाँ से आएगा A से और B से, क्योंकि दो पॉइंट तो दिले रहेगा। अब दोनों से आप आराम से इसमें मान रख सकते हैं, तो रख दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर होगा अगर आपको सब्जेक्टिव सवाल आता है तो, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक्स देखते हैं। अगला है कि एंगल बिटवीन टू लाइंस, मतलब दो रेखा अगर आपको पता है, जैसे पहला वेक्टर देख लीजिए, वेक्टर r बराबर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1 और एक और वेक्टर पता है r बराबर a2 प्लस म्यू b2, और इस पर तो आपका सवाल निश्चित रूप से आएगा ही आएगा और बहुत बार इस टाइप पर परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। तो आप फॉर्मूला जरूर अच्छा से समझ लीजिए कि एंगल निकालना है, दो रेखा आपको इस टाइप का दिले रहेगा, वेक्टर r बराबर a1 प्लस लैम्डा b1, मतलब एगो लैम्डा के साथ दो वेक्टर रहेगा और एगो कथी के साथ रहेगा म्यू के साथ दो वेक्टर रहेगा, और तब कहेगा कि दोनों के बीच का कोण निकालिए, मतलब एंगल निकालिए। तब आप यूज करेंगे कॉस थीटा बराबर b1 डॉट b2 बटा मोड b1 इंटू मोड b2। फिर से याद रखिए कॉस थीटा बराबर क्या होगा b1 डॉट b2 वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 बटा मोड ऑफ वेक्टर b1 इंटू मोड ऑफ वेक्टर b2, जो उसका मोड। ये मोड क्यों लगा गया है, क्योंकि इसका मान लीजिए कि माइनस में आएगा तो उसको पॉजिटिव करने के लिए मोड लगाया गया। और आप वेक्टर में भी आप सीखे होंगे कॉस थीटा बराबर a डॉट b बटा मोड ऑफ a मोड ऑफ b, वही फॉर्मूला है, बस यहाँ पर b1 और b2 कर दिया गया, ठीक है। तो ये जो आपका फॉर्मूला कब आप यूज कीजिएगा, जब आपका सदिश रूप में समीकरण देले रहेगा। लेकिन यही अगर आपको कार्तीय रूप में समीकरण देले रहे, जैसे इस तरह से x माइनस x1 बटा a1 y माइनस y1 बटा b1 बराबर z माइनस z1 बटा c1, एगो ही पहला रेखा हो गया। और एंड एगो और रेखा दे देगा x माइनस x2 बटा a2
बराबर y माइनस y2 बटा b2 बराबर z माइनस z2 बटा c2। तो जो बटा में है ना उसको दिक् अनुपात बोलते हैं। a1 b1 c1 क्या है, दिक् अनुपात है, डायरेक्शन रेशियोज है। a2 b2 c2 क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है, किसका, दूसरा रेखा का। और तब आप cos थीटा अगर आपसे पूछे मतलब एंगल पूछे तब आप यूज करेंगे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अब बटा में रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और रूट अंडर फिर से आप समझ गए होंगे a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब एक इस तरह से आप ई फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब कार्तीय रूप में इस टाइप का समीकरण हो। और इस फॉर्मूला को कब लगाएंगे, जब आपको सदिश रूप में समीकरण हो। अब एक नोट समझ लीजिए कि अगर थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए, π/2 हो जाए, तो सोचिए cos 90 का मान तो 0 होता है। तब 0 कब, लंब कब होगा, जब b1 डॉट b2 बराबर 0 हो। तो आप इस कंडीशन को भी याद रखिएगा, पहले से भी आप जानते होंगे वेक्टर में कि a डॉट b 0 होता है तो लंब होता है। लेकिन अब कार्तीय में इसे याद रखिएगा कि अगर थीटा के मान π/2 है, गौर से देखिएगा, तो क्या कहेंगे कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 किसके बराबर, 0 के बराबर। तो इस तरह से आप आसानी से इतना फॉर्मूला तो ज़रूर याद रखेंगे। तो हम लोग आज लाइन के बारे में इतना फॉर्मूला सीखे। अभी आपको एक टॉपिक्स और पढ़ना है जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका फॉर्मूला बताएंगे। तो आप आज जो है इसको आप एक बार दो बार ज़रूर देख लीजिएगा और देखने के बाद क्या कीजिएगा, कॉपी में आप इसको खुद से नोट करने का प्रयास कीजिएगा। और एक दो बार देखने के बाद अगर आप नोट करते हैं ना तो आपको निश्चित रूप से आसानी से याद भी हो जाएगा और हमेशा के लिए परीक्षा तक तो जरूरी याद आपको रहेगा, ठीक है। क्योंकि परीक्षा में आपको हर हाल में याद होना चाहिए, क्योंकि वहाँ कोई फॉर्मूला बताने वाला आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम आपको फॉर्मूला बता दिए हैं ताकि आप, अंत है, लास्ट टाइम है, आपको हर हाल में फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। तो ठीक है, तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को तो लाइक आप लोग ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको न्यू वीडियो, इसी तरह का इम्पॉर्टेंट वीडियो मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।